आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज रेलेज रिफ्रैक्टोमीटर। ये रेले रिफ्रैक्टोमीटर है क्या? बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट devised by Rayleigh to find the refractive index of a gas at any pressure। अब आपको पता होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रेशर के साथ वेरी करता है किसी भी गैस का। तो रेले ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया था जिसमें उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला किसी भी प्रेशर के ऊपर। तो उसमें जो कंसेप्ट यूज किया था वो वही था जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो सोर्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ भी उसने एक सोर्स को दो सोर्स में बांटा था। तो जो उसकी कंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रूमेंट की, वो ये कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ दिखाई हुई है, ब्रीफ कंस्ट्रक्शन, कि हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट एस, और इस सोर्स के आगे हमने ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। अब ये इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ये सोर्स रखा है, जो लेंस L1 है इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ये सोर्स S रखा है, ताकि ये जो लाइट सोर्स S से आ रही है उसको एक पैरेलल बीम के रूप में कन्वर्ट कर दे। तो जो पैरेलल बीम है वो आगे ये डबल स्लिट्स के ऊपर पड़ती है, जिसमें S1 और S2 दो स्लिट्स हैं। तो जो हमारी दो स्लिट्स S1 और S2 हैं, these become the two sources, extended sources of light, just like Young's double slit experiment। पर इसके आगे हम क्या करते हैं, हमने ये दो ट्यूब्स लगाई हैं T1 और T2, दोनों की लेंथ L है, और इन ट्यूब्स के अंदर गैस भर के रखी हुई है, और जो गैस का प्रेशर है वो कोई अरेंजमेंट लगा के हम उसको चेंज कर सकते हैं गैस के प्रेशर को। और यहाँ S1 और S2 सोर्स से जो लाइट रेज आएंगी वो ट्यूब्स T1 से और T2 से रेस्पेक्टिवली निकलेंगी, और फाइनली ये यहाँ L2 लेंस, जो अगेन एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर जाकर फॉल करेंगी, और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस इन रेज को फोकस करेगा या इन दो बीम्स को फोकस करेगा। और यहाँ पर जो हमारी आई पीस है, ये हमने यहाँ जो सिस्टम बनाया है दो लेंसेज का, ये आई पीस है हमारा, ये आई पीस के ऊपर रेज जाएंगी और हम आगे इसको देख पाएंगे। ये हमारी लास्ट में आई है। तो इस ढंग से हम ये सारा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस ढंग से ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वर्किंग कैसी होती है वो भी हम आगे चलते हैं। एक्चुअल में यहाँ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्यूब्स होती हैं ये लगभग 1 मीटर लेंथ की होती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने आपको बताया। और जो प्रेशर है पहले ही मैंने बताया कि ये चेंज किया जा सकता है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गैस, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूब में प्रेशर कांस्टेंट रख लेते हैं, दूसरे में प्रेशर चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ म्यू भी चेंज होता है। तो यही करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर और वर्किंग के ऊपर। तो हमने यही लिखा है कि टू स्टार्ट विद द गैस इन बोथ द ट्यूब्स इज केप्ट एट सेम प्रेशर, दोनों में सेम प्रेशर होता है, जो हमने पीछे बताया आपको। और आई पीस इज प्लेस्ड बाय व्यूइंग वन ऑफ द फ्रिंजेस। अब क्या होगा कि ये देखिए, मैं दोबारा पीछे ले जाता हूं आपको। यहां से जब रेज जाएंगी और यहां आई पीस के बीच में से हम देखेंगे तो फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। क्यों? हमने एक से दो सोर्सेज बनाए हैं और वही सोर्सेज से हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो जो हमारा आई पीस है, जब हम उससे देखेंगे उसके थ्रू,
तो हमें फ्रिंजेस नजर आएंगी, तो हम उसमें से कोई भी एक फ्रिंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो यही हमने यहाँ आगे लिखा है कि द गैस इन बोथ द ट्यूब्स इज केप्ट एट द सेम प्रेशर। सब स्टार्टिंग में दोनों ट्यूब्स में सेम प्रेशर होता है, और एक वन ऑफ द फ्रिंजेस के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। नाउ द प्रेशर इन वन ऑफ द ट्यूब्स इज चेंज्ड। अब दोनों में से एक ट्यूब के बीच में प्रेशर उतना ही रहने दिया, दूसरे में प्रेशर चेंज कर लिया। अब जब प्रेशर चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया तो नेचुरली है कि फ्रिंजेस में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रिंजेस में चेंज आना मतलब फ्रिंजेस मूव करनी शुरू हो गई। तो हम जो हमने पहले फ्रिंज सेलेक्ट की हुई थी, हम दोबारा उसी के ऊपर ही जाकर फोकस करेंगे। हम देखते रहेंगे कि कितनी फ्रिंजेस आगे गई हैं, जैसे प्रेशर आपने चेंज किया तो दोबारा उसी फ्रिंज के ऊपर जब आप फोकस करेंगे, हमारे पास जो मेजरमेंट्स आएंगी मल्टीमीटर स्क्रू गेज के द्वारा या और माइक्रोमीटर के द्वारा, तो उसकी मदद से हम मेजरमेंट्स जो करेंगे तो हम नोट कर सकते हैं कितना मूवमेंट हुआ। तो जो डिफरेंस आएगा दो रीडिंग्स का वो हम नोट करेंगे, और वो जो दो रीडिंग्स का डिफरेंस होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस मिल गया यहां से। तो अब जो फार्मूला होता है, जो हमारे पास फ्रिंजेस की मूवमेंट के लिए यदि एल लेंथ होता है और डेल्टा म्यू आपका चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो L into delta mu is equal to n lambda होता है, where n is number of fringes displaced। यहां हम कैपिटल N लिखे हुए हैं, छोटा n कर लेते हैं। L is the length of the tube, delta mu is change in the refractive index with the change in pressure of the gas, and small n it is the number of fringes displaced। तो ये हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस की बात कर रहे हैं, और लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो यहां पर हम जनरली येलो लाइट लेके चलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट, सोडियम लाइट। तो ये ऊपर वन इक्वेशन से हम डेल्टा म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना चेंज हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फार्मूला बेसिकली हमारे काम आता है। पर वैसे मैं बता दूं कि एक्चुअल में करते कैसे हैं। बेसिकली जो म्यू माइनस वन होता है ना, म्यू माइनस वन ये प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, क्योंकि लीनियर वेरिएशन होती है इसमें। एक्चुअल में म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू पी के बराबर आता है। तो वही से ये है कि म्यू माइनस वन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज म्यू माइनस वन इज इक्वल टू के इंटू पी, वेयर के इज कांस्टेंट इन दिस केस। तो इसीलिए यदि मैं आप इधर दोनों और डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट मतलब डेल्टा वेरिएशन लूंगा, तो वन में तो वेरिएशन आएगी नहीं, वन की वेरिएशन 0 हो गई। म्यू में वेरिएशन डेल्टा म्यू, ऐसे ही राइट हैंड साइड में के कांस्टेंट है, पी में वेरिएशन डेल्टा पी। तो इसलिए डेल्टा म्यू इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी। तो यहां से अब क्योंकि डेल्टा म्यू आपने ये निकाल लिया के इंटू डेल्टा पी, तो यहां से हमें ये सारा कुछ पता होता है। तो इसीलिए इक्वेशन 1 का हम यूज करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना वेरिएशन आ रही है। तो यहां से इजीली हमें पता चल जाता है कि भाई कितने प्रेशर के ऊपर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी गैस के लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। अब ये बेसिकली एक यूज है हमारा, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्योरी की थी, उसका ये यूज ही है बेसिकली। तो अब जरूरी नहीं है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही आप हमेशा से 2 सोर्सेस बना सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, तभी हम इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। अब यदि इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो एक और तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं। एक और वन मोर मेथड इज दैट इज लॉयड्स मिरर।
तो हम लॉयड्स मिरर का इस्तेमाल करके भी इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं कि लॉयड्स मिरर है क्या। बेसिकली लॉयड मिरर्स इज सिंपली ए मिरर, पर इसकी जो बैकग्राउंड है डाउन मतलब बैक जो इसका फेस है वो डार्कन कर दिया होता है ताकि कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन वगैरह ना हो पाए अदरवाइज। तो इसमें लॉयड्स मिरर वर्क कैसे करता है और इसका फायदा क्या है वो भी हम यहां देखते हैं। यहां भी हम एक सोर्स से दूसरा सोर्स बनाते हैं ताकि हमें कोहेरेंट सोर्सेस मिल पाए। तो मान लो कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S1। ये देखिए, ये हम मैं अपना कर्सर रख रहा हूं। S1 इज द सोर्स ऑफ लाइट, नैरो सोर्स है हमारा। और ये ना एक और मिरर है हमारे पास M1 M2। ये ग्रेजिंग एंगल पे है। ग्रेजिंग एंगल मतलब ये ज्यादा एंगल नहीं है, यानी कि S1 से यदि M तक ये इंक्लिनेशन देखी जाए ना यहां से, तो ये ज्यादा एंगल नहीं है, बड़ा स्मॉल एंगल है। तो ये उस स्मॉल एंगल के ऊपर हमने ये सोर्स रखा विद रेस्पेक्ट टू दी मिरर M1 M2। अब देखें, यदि सोर्स S1 से कोई रे ऑफ लाइट चलेगी, ये मेरा कर्सर आपने देखना है, ये यदि ये यहां से चलते चलते ये M1 तक स्ट्राइक करती है। M1 लेफ्ट हैंड साइड का एज है मिरर का, बाईं ओर का। तो यहां जब ये M1 पर स्ट्राइक करेगी, देन आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स द पॉइंट Q। तो ये S1 M1 Q की तरफ चले जाएगी। अब यदि कोई रे बीच में जाती है, जैसे ये S1 से ये ब्लू कलर्ड रे मैंने ये दिखाई, यहां से ये यहां स्ट्राइक करती है, तो यहां से ये यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इट विल गो टुवर्ड्स द पॉइंट P। और यदि कोई, इसका मतलब M1 और M2 के बीच में कहीं से भी आप रे जा कर सकते हैं तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। पर यदि S1 से कोई रे M2 के ऊपर स्ट्राइक करती है तो यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये M2 से स्ट्राइक करने के बाद ये O की तरफ चले जाएगी। अब बात आती है कि ये जो रेज आ रही हैं O से Q तक के बीच में, ये O पोर्शन ये Q पोर्शन तक, ये सारी वो रेज यहां से आ रही होंगी जो M1 M2 मिरर से रिफ्लेक्ट हुई हैं। यानी O से Q तक का पोर्शन रिफ्लेक्टेड रेज वाला पोर्शन है। तो जो रेज ऑफ लाइट M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो इस रीजन में Q से O तक के रीजन में बिखर जाएगी। पर यदि हम इन रेज को पीछे को बढ़ाएं ना, ऐसे ये देखिए, ये Q से M1 एंड द लाइन इज ड्रॉन बैकवर्ड्स टू S2, ऐसे ही O से M2 एंड द लाइन इज ड्रॉन बैकवर्ड टू S2, O से M2 एंड द लाइन इज ड्रॉन बैकवर्ड टू S2। तो हमें जो OQ वाले पोर्शन की लाइट है वो सारी की सारी कहां से आ रही नजर आती है, वो हमें लगता है कि ये S2 से आ रही है। तो इसका मतलब S2 जो है वो S1 का एक वर्चुअल सोर्स बन गया। जो S1 है दैट इज द रियल सोर्स ऑफ लाइट जो एक्चुअल में है, और S2 जो है वो एक वर्चुअल सोर्स बन गया। तो जो रियल सोर्स और वर्चुअल सोर्स है, नेचुरली उनके बीच में डिस्टेंस हम स्मॉल d ले लेते हैं, और जो सोर्सेज के बीच में और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल D ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि हम डायरेक्ट लाइट देखना चाहें S1 से, जो लाइट ये M2 पे स्ट्राइक करती है वो तो O की तरफ मुड़ गई, पर यदि ये रे ऑफ लाइट ये M2 से थोड़ा सा भी आगे को जाएगी तो ये M2 के साथ तो स्ट्राइक नहीं करेगी, तो क्या करेगी, ये आगे T की तरफ निकल जाएगी।
तो उस केस में S1 M से थोड़ा सा आगे को M2 से ये T की तरफ। और ये जो लाइट S1 से ये सीधी तो जा ही रही है, सीधी तो ये Q तक भी पहुंच रही है, मतलब यहाँ जो सोर्स है ये लाइट तो इसकी सभी और बिखर रही है। तो जो सोर्स की लाइट है वो यहाँ T से लेकर Q तक परे भी जाएगी, पर हम Q तक क्यों? क्योंकि हमने दो लाइट्स देखनी है, S1 से और S2 से। तो S1 की लाइट जो है वो Q तक भी पहुंचेगी और O तक भी पहुंचेगी। T तक तो पहुंच ही रही है, पर जो सोर्स S2 है उसकी लाइट O से Q तक पहुंच रही है। इसका मतलब O से Q तक के पोर्शन में दो लाइट्स आ रही हैं। तो दो लाइट्स आने का मतलब दो सोर्सेस से कोहेरेंट लाइट आ रही है, एक S1 सोर्स से और एक S2 सोर्स से। तो इसलिए O से Q तक के रीजन में हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म होंगी। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हम ऑब्टेन करेंगे वो सिर्फ O से Q तक आएंगी, और इसीलिए हमने बीच में कोई भी पॉइंट बता दिया P मतलब O से Q तक कोई भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ये दिखाने के लिए। ये हमने तो ये स्ट्रेट लाइन बना के दिखाया, अदरवाइज ये प्लेन में होता है। तो हमें O से Q तक ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नजर आती हैं, पर जो सेंट्रल फ्रिंज है वो यहाँ P0 पे आनी चाहिए। पर आप कहेंगे तो लाइट तो यहाँ आई नहीं, तो P0 के ऊपर फ्रिंज कैसे बनेगी? एक्चुअल में यदि हम इस स्क्रीन को, जो मैंने यहाँ ये दिखाई हुई है, ये स्ट्रेट लाइन से दिखाई है, ये T, P0, O, P, Q, ये पॉइंट जिसके ऊपर हैं, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन को यदि हम आगे मूव करें, मूव करके इस मिरर के साथ टच करवा दें, तो यहां जो सेंट्रल फ्रिंज है ना, ये क्योंकि पॉइंट O उस केस में यहां आ जाएगा, M2 के साथ आ जाएगा। तो इसलिए जो सेंट्रल फ्रिंज है वो P0 यहां बनेगी। और आपको हैरानगी होगी कि इस केस में जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क बनती है, ब्राइट नहीं बनती। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो सेंट्रल फ्रिंज होती थी ये ब्राइट होती थी, इस केस में ये डार्क है। अब आप सोचेंगे उसका कारण क्या है? उसका बेसिकली कारण है रिफ्लेक्शन। आपको आगे बताया था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, an additional path difference of pi by lambda over 2 and the phase difference of pi is introduced. Additional path difference of lambda over 2 is introduced. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब additional path difference हो गया, तो हम पीछे करते थे ना S2p minus S1p, तो उसके साथ साथ अब additional path difference आने का मतलब है कि ये बन जाएगा S2p minus S1p and plus lambda over 2। क्यों? additional path difference for reflection from rarer to denser medium। क्योंकि एक रे तो हमारे पास ये जो यहाँ S1 से जो रेज जा रही वो तो सीधी हैं, उसमें तो कोई पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। पर S2 से जो रेज जा रही हैं उसमें क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ तो पाथ डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S2p माइनस S1p प्लस लैम्डा ओवर 2 इट इज इक्वल टू n लैम्डा आएगा। और इस केस में देयरफॉर पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p विल बी इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा ओवर 2, और ये आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट्स में लैम्डा ओवर 2। तो यहां पर जो ये कंडीशन है वे तो नेचुरली उल्ट हो गई। तो जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी वहां डार्क बन जाएगी, और यहां डार्क बननी थी वहां ब्राइट बनेगी। तो इसीलिए जो सेंट्रल फ्रिंज होगी, तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी ए डार्क फ्रिंज इन दिस केस। तो यही हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया सारा आगे, कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि पार्ट ऑफ बीम गोज स्ट्रेट, ए पार्ट ऑफ बीम गोज स्ट्रेट, यहां लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं गोज डायरेक्टली while rest of the beam strikes the mirror M1 M2 and is reflected in the region OQ as shown in the figure। मैंने समझा दिया ये।
the reflected light appears to diverge from S2, which is the virtual image of the source slit S1. यहाँ स्लिट लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो सीधा S1 सोर्स ही लिख सकते हैं. फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन इन मिरर M1 M2. Light from the source S1 reaches the screen directly as well and covers the region from T to Q. मैंने पहले ही बताया. So thus the sources S1 S2 are the coherent sources and produce interference fringes in the region where the rays from them overlap. The shaded portion जो मैंने आपको बताया. The point, ये मैं पहले एक्सप्लेन किया, the point P0 lying on the right bisector of S1 S2 gives the position of the central fringe of zero path difference. It is not visible as no reflected light reaches P0. Not only this, even less than half the interference pattern is visible within the arrangement shown. However, this can be brought into view by displacing the screen to the position so that it just touches the end M2, which is equidistant from S1 and S2 and passes through the center of the fringe of zero geometrical path difference. तो ये मैंने पहले ही समझा दिया और साथ साथ एडिशनली ये भी बताया कि जो हमारा सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज बनती है इस केस में. तो अब इसकी मदद से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं. तो यही हमने कहा टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग लॉयड्स मिरर. तो जैसे हमने पीछे अपनी थ्योरी में प्रोसीड किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, बिल्कुल वही थ्योरी है. यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ भी दो रेज ही हैं, एक S1P है और एक S2P है. तो ये दो रेज ही चल रही हैं. तो दो रेज आपस में इंटरफेयर करेंगी क्योंकि यहाँ भी आप P से जो लाइट ये वाली आ रही है इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये S2 के ऊपर जाकर मिलेगी, ब्लू कलर की जो हम ये दिखा रहे हैं. ये मेरा कर्सर यहाँ मूव कर रहा है. तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही थ्योरी चलेगी और उस थ्योरी के हिसाब से हम याद करो कि हमने जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा ली थी. तो यहाँ भी मैं इसको x लिखा गया, इसको मैं बीटा कर लेता हूँ. तो proceeding similar in the case of Young's double slit experiment, the fringe width beta is given by beta is equal to lambda into capital D over small d. फिर D आपको पता ही है, D is the distance between the source S1, real source which is real source, and the virtual source S2, and capital D is the distance between the sources and the screen, and lambda is the wavelength of light used. एक्चुअल में जो D है ना, जो हम यहाँ पर तो फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पर जब हमने इसको देखना होता है फ्रिंजेस को, तो उस केस में हम आई पीस का इस्तेमाल करते हैं. और जब आई पीस का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है मेजरमेंट्स में. तो वो जो आई पीस का फोकल प्लेन होता है उसके ऊपर फॉर्मेशन होती है हमारी फ्रिंजेस की. तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि एक्चुअली D is the distance between the source and the focal plane of eyepiece. So therefore an index correction would be required. तो हमें एक correction की जरूरत पड़ती है जिसको हम index correction बोलते हैं. तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं. तो यही हम यहाँ आगे कर रहे हैं कि if D1 is the apparent distance between slit and focal plane of eyepiece, then D is equal to, जो एग्जैक्ट D की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन आएगा जिसको हम बोलते हैं, तो इट विल बी D1 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द इंडेक्स करेक्शन बिटवीन द स्लिट एंड द आईपीस. द इंडेक्स करेक्शन को यदि हमने अवॉइड करना है इस इंडेक्स करेक्शन को, तो हम कहते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास दो अपरेंट डिस्टेंसेस हैं, एक D1 है और एक D2 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज विड्थ्स हैं वो β1 और β2 है. तो यही हमने यहाँ लिखा कि द इंडेक्स करेक्शन कैन बी अवॉइडेड इफ द फ्रिंज विड्थ्स β1 and β2 आर डिटरमिन्ड फॉर टू apparent distances D1 and D2 between the slits
and the saccharine respectively. तो यही हम करके जब करेंगे तो उस केस में हम लिख सकते हैं बीटा 1 यानी कि फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, तो हमने ये अप्लाई कर दी करेक्शन, इट विल बी d1 प्लस अल्फा ओवर स्मॉल d इंटू लैम्डा, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, एंड बीटा 2 it is equal to capital D2 plus alpha over small d into lambda, call it equation 3. Now we subtract equation 2 from equation 3. So subtracting we get beta 2 minus beta 1, it's equal to capital D2 plus alpha over small d into lambda, and then minus capital D1 plus alpha over small d into lambda. तो हम यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लें और d नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स कैपिटल D2 प्लस अल्फा माइनस कैपिटल D1 माइनस अल्फा ओवर स्मॉल d ब्रैकेट क्लोज्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्फा कैंसल्स और ये हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ D2 कैपिटल D2 माइनस कैपिटल D1 ओवर स्मॉल d इंटू लैम्डा. तो इसलिए यदि हमने लैम्डा निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 ओवर कैपिटल D2 माइनस कैपिटल D1 और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d. तो ये जो बीटा 2 माइनस बीटा 1 की वैल्यू थी यहाँ जो हमने स्प्रेक करके निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है. तो यहाँ हम ये मेजर कर सकते हैं बीटा 2 बीटा 1 D2 D1 और स्मॉल d हमें पता होता है. तो यही हमने ये यदि d नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके. तो यही हमने यहाँ कहा ना कि ये टू डिटरमिन स्मॉल d ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f such that D1 or D2 is greater than 4 times the focal length is inserted between the Lloyd's mirror and the eyepiece. The lens is adjusted so that for two positions of the lens, real images of S1 and S2 are focused on the focal plane of eyepiece. तो eyepiece के focal plane के ऊपर हम उसको फोकस करके D निकालने का एक ढंग है ये indirectly, तो हम उसकी मदद से ये d निकाल के इसमें पुट कर देते हैं और यहाँ से हमें ये वेवलेंथ निकल आती है. तो दिस फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो जनरली हम येलो लाइट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी कैन डू. तो ये हम जनरली ऐसे करते हैं. तो ये इसके अलावा लॉयड्स, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉयड्स मिरर ही है या फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं. और वन सच मेथड वाज डिवाइज्ड बाय फ्रेनेल एंड इट इज द फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म. तो हम वो, क्योंकि वो भी लंबा टॉपिक है, तो वी विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट अवर लेक्चर. थैंक यू.